गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। व्हाट मेरी मर्जी। तो ये क्या यही तो आज का मेरा सवाल था। मेरे साथ है सबीन फारूक और सवाल ये है, ये जो आप किसी से बात कर रहे हो जवाब आए मैं कह रही थी तो भैंस भी करती है। मैंने वाकई एक पोस्ट देखी जिस पे लिखा था जो आपसे इस तरह बात करे उसे क्या जाके भैंस से बात कर लो। तो ऑन अ लाइटर नोट द क्वेश्चन वाज, जब आप किसी से टेक्स्ट पे बात कर रहे होते हैं जवाब आता है ये क्या होता है? अच्छा, बहुत रूड लगता है ये। या यस होना चाहिए या नो, या डायरेक्ट नो भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन there is always a decent way of communicating things. आपने इनकार करना है, there is always a way of doing that. तरीके से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं रैप करके। अच्छा, वैसे आपको अगर आप लेट्स सपोज आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं कहूँ हाउ वुड यू फील? मैं कहूँगा अच्छा साढ़े नाल। ऐसा ही होगा। आप लोग सब इसे रिलेट कर सकते होंगे कि वाकई जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं स्पेशली टेक्स्ट में, तो आप क्योंकि अपनी वो उस तरह से बता नहीं पा रहे, नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो से एक मैसेज जाता है वो जाता है या तो आप परेशान हैं, या तो आप गुस्से में, या तो आप बात नहीं करना चाहते, या आपका दिल नहीं कर रहा, या आप चाहते हैं कि कोई आपसे मजीद पूछे कि क्यों सब ठीक। अच्छा, इस पे वैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहे किसी मैसेज के जवाब में आप क्या कहेंगी? पता नहीं, डिपेंड करता है कि किसने मैसेज किया। अगर मेरे कोई करीबी दोस्त हैं तो ऑब्वियसली, या फैमिली में से कोई है तो मैं जरूर पूछूंगी। सब मैसेज तो करना नहीं आपको। वो मुझे ना ही करें तो बेहतर है। वो वैसे ही। अच्छा। तो अगर वो मुझे कहेंगे तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि मेरा क्या रिएक्शन होगा। अच्छा, मेरी राय है कि जो भी मुझे इस तरह का रिप्लाई करेगा जो ज़रा मेरे से कनेक्टेड है, तो मैं उससे पूछूंगा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ अगर इस वक्त आप परेशान हैं तो। अच्छा, आप ये जरूर मैं पूछूंगा। मुझे लगेगा शायद वो परेशान है। ये आपने वैसे अच्छी बात बताई है। और कुछ न्यू रेजोल्यूशंस होती हैं जो आप बनाना चाह रहे होते हैं, तो मतलब इट कुड बी वन ऑफ देम कि आपने हुम नहीं करना, क्या आपने हुम नहीं करना, और अगर कोई करेगा तो उससे जरूर पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है, अपनी ईगो को साइड पर। एग्जैक्टली। चलें जी, ये तो आपने अपनी राय देनी है से मुताल्लिक। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। मौसम सर्द है, इंतखाबी पारा हाई है, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। ऐसे में हम सियासत के बड़े बड़े नामों का जिक्र करें, मियां नवाज शरीफ की बात करें, शहबाज शरीफ का जिक्र करें, बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ जरदारी या मौलाना फजल रहमान, इन सबसे मुताल्लिक अगर बात करें और साथ में बानी चेयरमैन पीटीआई की बात करें, तो कई हलकों में मैदान में उतरने का इनका फैसला तो सामने आया है। कई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात भी दायर हुए हैं। लाहौर वालों की बात करें तो ज़ाहिर है वो अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों के हवाले से अपनी राय रखते हैं। कराची वालों की अपनी राय है, इस्लामाबाद की अपनी राय। हर शहर में ज़ाहिर माहौल बना हुआ है। हर सूबे की बात की जाए तो वहाँ पर एक माहौल ज़रूर बन चुका है। तो वो माहौल, अच्छा, अब ये है कि 30 तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और जब हम अगला शो कर रहे होंगे तो वी रियली होप, और ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एक कंक्रीट चीजें सामने जो कि हम आपसे शेयर इतनी छेती नहीं ना, आप ज़ाहिर अपील लें, उसके बाद और मसले मसाइल अभी तो चलेगा। नहीं, अगले स्टेप पे मैं कह रही हूँ माहौल बना रहे इसी तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हम भी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और दुनिया फुटबॉल के खिलाड़ी, लेजेंडरी फुटबॉलर और फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह पेले, इनको आज हम याद कर रहे हैं। एडसन अरनतेज, जिनको ज़ाहिर नाम पेले के नाम से हम सब जानते हैं, 29 दिसंबर 2022 तवील अलालत के बाद अपने मद्दाहों को गमज़दा छोड़ गए थे। आज उस अजीम फुटबॉलर की पहली बरसी है। उनके चाहने वाले उन्हें बहसीयत एक शोरे आफाक शख्सियत और लेजेंडरी फुटबॉलर के तौर पर अपनी यादों में ताज़ा कर रहे हैं। पेले का शुमार अजीम तरीन फुटबॉलर्स में इसलिए भी होता है कि एक तो एक बेहतरीन खिलाड़ी, बल्कि इसलिए भी कि 1958, 1962 और 1970 के जो 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप हैं वो उन्होंने जीते, और अब तक की वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते। पेले ने फुटबॉल की दुनिया में ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि उनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा 1363 मैचेस खेलकर 1279 गोल्स दागे हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 1999 में उन्हें सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया, और 90 की दिहाई के वस्त में पेले ब्राज़ील की हुकूमत में मुल्क में वज़ीर खेल बने और 3 साल तक इस ओहदे पर रहे। तारीख में इस ओहदे तक पहुंचने वाले पहले सियाह-फाम आदमी थे। पेले ने अपनी टांगों का बीमा कराया था, और किसी ने उनसे पूछा कि अपना बीमा कराने के बजाय सिर्फ टांगों का बीमा क्यों कराया, तो जवाब दिया वो इन टांगों की वजह से पीले हैं। ये जो नाम है, जो शोहरत है, वो इन टांगों की वजह से है, वरना उन्हें कौन जानता। तो इसलिए कहते हैं कि उन टांगों की वजह से आलमी रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। गुर्दे और आंतों के कैंसर में मुब्तला हुए और 82 साल की उम्र में
इन्हीं बीमारियों से लड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। और उनके इंतकाल पर ब्राज़ील के अखबार ने एक सुर्खी लगाई कि जब पिले स्टेडियम से रुखसत हुआ तो आसमान भी आंसू बहा रहा था। आज 1 साल हो गया उनको बिछड़े हुए। और प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और एक बच्चे की बात करते हैं। मौत के बाद ख्वाब पूरा होना किसे कहते हैं? ये फ़लस्तीन का 12 साला बच्चा है ऊनी, और इसकी कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। ऊनी ख्वाब क्या था जो अगस्त 2022 में अपने YouTube चैनल की वीडियो में उन्होंने बयान किया था। ऊनी का कहना था कि दोस्तों, मैं अब अपना तारुफ करवाता हूँ, मैं गज़ा में रहने वाला फ़लस्तीनी हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। इस चैनल का मकसद 1 लाख सब्सक्राइबर्स, फिर 5 लाख और फिर 10 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करना है। उस मुख्तसर वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने से पहले अपने 1000 फॉलोअर्स से कहते हैं अमन, और सिर्फ 1 साल बाद माइक थामे उन्हीं फिर अपने सब्सक्राइबर्स को खुदा हाफिज़ कहकर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। लेकिन उन्हीं को शायद ये मालूम नहीं था क्योंकि ये ख्वाहिश, ये ख्वाब अक्टूबर में शुरू होने वाली खून रेजी जंग में उनकी शहादत के बाद पूरा होगा। इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल, जब उसकी हम बात करें, इसराइल की बमबारी ने जहां हज़ारों बच्चों की जानें ली, वहीं 7 अक्टूबर को सेहूनी फ़ौज के पहले फ़ज़ाई हमले में 12 साला यूट्यूबर उन्हीं का घर भी निशाना बना। अब उनकी मौत के बाद उनकी आखिरी वीडियो को 45 लाख से ज़ायद व्यूज़ मिल चुके हैं और उनकी जो बाकी वीडियोज़ हैं उस चैनल पर उसको भी लाखों अफराद देख चुके हैं। उन्हीं के चैनल सब्सक्राइबर्स की जो तादाद है, जब हम वो देखते हैं तो 15 लाख से ज़्यादा है। तो ये वो ख्वाब जो उन्होंने देखा, जो ख्वाहिश उनकी थी, ज़िंदगी में ना सही लेकिन उनके जाने के बाद पूरी हुई। तो ये बच्चा, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर उसके चैनल का जिक्र करें तो वो गेमिंग की वीडियोस अपलोड करते थे। ख्वाहिश क्या थी? एक मशहूर आदमी बने। मशहूर तो वो हो गया लेकिन खुद दुनिया में नहीं है, जुल्म बर्बरियत का शिकार हो गए। और इस तरह की ये एक कहानी है, इस तरह की कितनी कहानियां हैं। इसी पर एक सवाल उठाते हैं सबीन कि साल 2024 फ़लस्तीनियों के लिए कैसा रहेगा, गज़ा के लिए कैसा रहेगा? जानते हैं कहा क्या एक पेशगोई की गई है कि खुशी का साल होगा। इस गम के बाद, इतने गम के बाद, इसराइली जारियत के बाद कहा जा रहा है जो पेशगोई की गई है वो पेरू के शमन्स यानी ज्योतिषियों ने की है। रिवायती मकामी लिबास पहने लेमा की बुलंद तरीन चोटी पर जमा हुए हैं शमन्स और अपने मजहबी रसूमात अंजाम दिए और खुसूसी मौसीकी के आलात उन्होंने बजाए। शमन्स ने 2024 की पेशगोई की कि 2024 के मिड तक गज़ा पर इसराइली मुहासरे का खात्मा होगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आने वाला साल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम करे, ख़त्म करे, इसराइली जुल्म बर्बरियत, उनके मज़ालिम से छुटकारा मिले, मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस आज़ाद हो। यही हमारी दुआ है और यही हमारी कोशिश भी है कि उस जानिब हम बढ़ते चले जाएँ कि 2024 फ़लस्तीन, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर दुख, तकलीफ, रंज है तो वो फ़लस्तीन की सरजमीन है। लेकिन फिर वही बात, आने वाला सूरज, आने वाला साल जिसकी हम बात करें, उससे हम एक उम्मीद लगा बैठे हैं। बिल्कुल, और उस उम्मीद में हम नए साल को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से खुशामदीद भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो दुनिया भर में तैयारियां अरूज पर भी पहुंच गई हैं। कहीं पर फायरवर्क्स की तैयारी हो रही है और कहीं पर लाइटनिंग हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी और वैसे भी दुनिया भर में अगर देखा जाए तो यही कोशिश की जा रही है कि अच्छे तरीके से तकरीबात का अहतमाम भी किया जाए और अच्छे तरीके से उसको वेलकम भी किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, जहाँ पे नए साल को वेलकम करने की तैयारियां हैं। हर साल की तरह इस साल भी एक नया डिज़ाइन है और न्यू ईयर ईव बॉल नस्ब कर दी गई। और इस साल की बॉल में सैकड़ों बो टाई नुमायां हैं जो रंगों और रंग बिरंगी रोशनियों के साथ झिलमिलाते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर माजी में बो टाई के नाम से जाना जाता था और इस साल का डिज़ाइन टाइम्स स्क्वायर के वासियों को उनका माजी याद दिलाता है कि क्या था टाइम्स स्क्वायर, कैसा था टाइम्स स्क्वायर, पहचान क्या थी टाइम्स स्क्वायर की। आज पहचान बदल तो गई लेकिन माजी की झलक देखिए, इस साल कैसे वो बो टाई लेकर आए हैं। और नज़ारा देखने के लिए तकरीबन 1 लाख अफराद यहाँ पर मौजूद होंगे ऑन द न्यू ईयर नाइट, जबकि दुनिया भर के अरबों लोग ये नज़ारा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने एक और फर्स्ट का फैदर अपने ताज में सजाया। पहली खातून वजीर आजम, पहली खातून स्पीकर,
पहली हिंदू सेनेट उम्मीदवार के बाद अब पीपल्स पार्टी ने बुनेर से पहली हिंदू खातून उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। आम इंतखाबात 2024 के लिए सूबा केपी के जिला बुनेर में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सवेरा प्रकाश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात लड़ेंगी। 25 साल सवेरा इन्होंने PK 25 बुनेर और सूबाई और कौमी अक़लियती नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। सवेरा बुनेर से पहली खातून है जो इंतखाबी मैदान में नजर आएंगी। सवेरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। सवेरा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि मेडिकल की इतनी सख्त पढ़ाई और उसके बाद कठिन रास्ता सियासत का कैसे इख्तियार किया है? मतलब एक सख्ती से फिर दूसरी सख्ती में ये फैसला क्यों किया? मेडिकल में मतलब मैंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मैंने मेडिकल भी ज्वाइन किया था ना, तो वो कुछ इश्यूज मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नज़र आए जो मतलब सॉल्व नहीं हो सकते थे, जो मर्जी मतलब ग्रेड हो जाए। तो उसके लिए अथॉरिटी पावर जो चाहिए था वो मतलब मेडिकल डॉक्टर के हाथ में नहीं हो सकता। तो फिर इस वजह से मैं मतलब पॉलिटिक्स, मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में इतनी अथॉरिटी और पावर मतलब मिल सकती है कि मैं कुछ इश्यूज़ की तरफ मतलब गवर्नमेंट का फोकस लेके आ सकूं। और डॉक्टर साहब, जनरल नशिस्त के लिए आपको कायल किसने किया? सुना आपके वालिद साहब ने कायल किया था आपको इसके आप जनरल नशिस्त पे इंतखाब लड़े? हाँ जी, वो बेसिकली ये हुआ था कि अगस्त में मैम रुबीना खालिद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग KPK की प्रेसिडेंट है ना, वो अगस्त में आई थी बुनेर। तो यहाँ पे उनकी मीटिंग थी तो मुझे साथ बिठाया हुआ था। फिर मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे फादर को बहुत पॉजिटिव कमेंट मेरे बारे में दिया कि मतलब इसमें गट्स है, ये पॉलिटिकल कैरियर कर सकती है परसू। तो उसके बाद मतलब मेरे फादर को भी मतलब हो गया कि हाँ मतलब मोटिवेशन मिल गई, मुझे भी मोटिवेशन मिल गई थी कि हाँ मतलब कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद ये रिजर्व सीट्स तो मतलब वो रिजर्व तो है ना, पर उसमें तो गारंटी नहीं होती कि मिल जाएगी। तो जर्नल पे मतलब मुझे था कि मुझे सपोर्ट मिल सकती है, तो इसलिए फिर जनरल इलेक्शन भी साथ में लड़ रही हूँ। और सवेरा, इलेक्शन कैंपेन कब से स्टार्ट करने लगी और अपनी कम्युनिटी से कितनी उम्मीद है आपको, कितनी सपोर्ट मिल रही है? 1-2 जनवरी से मैं कैंपेन इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ। और माइनॉरिटी कम्युनिटी से, सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, पर साथ साथ में मतलब बुनेर के जितने भी लोग हैं मतलब सारे डिफरेंट पार्टीज़ के, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं, डिफरेंट पार्टीज़ के मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट शो कर रहे हैं। मतलब वो लोग मुझे इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे कि मैं माइनॉरिटी हूँ या फिर फीमेल हूँ। वो मुझे एज पुख्तना, एज मतलब अब एक कम्युनिटी का पार्ट देख के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्योंकि इतनी यूनिटी नहीं होती, क्योंकि ओपोजिशंस होते हैं ना पार्टीज़ में, मतलब एक दूसरे के नहीं वो करते, सपोर्ट करते, पर मुझे मतलब हर पार्टी से सपोर्ट आ रही है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सवेरा, मंशूर की अगर हम बात करें, ज़रा एक तो पार्टी का मंशूर, लेकिन एक अपनी ख्वाहिश या कोशिश भी होती है ना जब इंतखाबात में आप आ रही हैं कि आप कुछ अलग करना चाहती हैं। वो किस मैदान में है? तालीम के हवाले से अगर हम देख लें, क्या करना चाहती हैं अपने इलाके के लोगों के लिए? आइडियोलॉजी पार्टी की जो है वो तो मेरी मतलब नेचर में, पर्सनालिटी में ही इनकॉर्पोरेट हो गई है, क्योंकि मेरे पापा 35 ईयर्स से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है ना। तो पर मतलब जो मैंने खुद नोट किया है, जो मुझे अपना मतलब सोल्यूशन मैंने सोचा है, तो एजुकेशन पे मेरा मतलब प्राइम फोकस एजुकेशन पे होगा। एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन यहाँ पे बढ़ाने के प्लान्स हैं, ताकि एजुकेशन से ही मतलब ये बैलेंस आ जाएगा। जो राइट्स है, फ्रीडम है, औरतों को अपने राइट्स का पता लग जाएगा, अपना फिर वॉइस, राइट्स का पता लग जाए तो वॉइस उठा सकेंगी, खुद को रिप्रेजेंट कर सकेंगी। क्योंकि मतलब ये बात बहुत मतलब शॉकिंग है कि बुनेर को इतना टाइम हो गया मर्ज हुए पाकिस्तान के साथ, और अभी तक मतलब मैं फर्स्ट फीमेल हूँ, तो ये बहुत मतलब वो बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आप खवातीन के हुकूक के लिए काम करना चाहती हैं, उनके लिए आगे बढ़े, स्पेशली तालीम के शोबे की अगर बात की जाए। अच्छा सवेरा, ये भी बताइएगा, नॉमिनेशन पेपर जब सबमिट करवाने गई तो उस टाइम पे क्या रद्द अमल था? लोगों की बात अगर मैं करूं, हल्के में ऑब्वियसली, और इसके अलावा मैनेजमेंट का क्या रद्द अमल था? मीडिया वाले तो मेरे पापा को जिस दिन आर्टिकल पब्लिश हुआ है उस दिन से ही कॉल्स कर रहे थे। उसके बाद आज भी मतलब सेंटर में डिफरेंट टाउन से लोग आके मतलब मेरे फादर को वो सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट शो कर रहे थे, मतलब लाइक लिटरली प्रॉमिस कर रहे थे कि मतलब हम सिर्फ इसी को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे फील हो रही है। बहुत सपोर्ट मिली। अब ज़रूर आपके जो हल्के के अवाम है उनकी उम्मीदों पर हम कमेंट लेना चाहेंगे, वो क्या राय रखते हैं, उनकी क्या
क्या ख्वाहिशात हैं या क्या उनकी उम्मीदें और तवक्कुआत हैं आपसे? वो तो एजुकेशन जो मैंने बताया ना कि प्राइम फोकस होगा, क्योंकि मतलब इस साल भी 2022 से 23 तक पाकिस्तान के बजट से सिर्फ 1.7% बजट एजुकेशन पे था। तो अभी इस नेक्स्ट ईयर का मतलब वो है कि 5.5% बढ़ा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा फोकस, क्योंकि बुनेर का नाम कभी किसी ने मतलब पाकिस्तान में भी सच इतना नहीं सुना। तो अब मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है कि सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली बुनेर का नाम चल रहा है। तो अब फोकस आ रहा है, ऑलरेडी मैं इस चीज़ से भी सेटिस्फाइड हूँ कि मतलब फोकस आ रहा है थोड़ा सा, मतलब डेवलपमेंट की तरफ बुनेर ऑलरेडी मतलब जाएगा, अगर हो भी गया, मेरी सिलेक्शन हो गई या ना भी हुई तो ऑलरेडी मतलब प्राइड की बात है ये। सही, डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, अपने इलेक्शन कैंपेन से मुतालिक भी हमसे बात कर रही थी। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक वो अपनी जगह, लेकिन अपने इलाके के हवाले से अगर हम देखें तो ज़ाहिर है ये भी एक अचीवमेंट है, खातून का निकलना इस तरह से एक्टिवली फॉर जनरल सीट, ये बड़ा अहम है। ये हमारे इलेक्शन प्रोसेस की हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के दूसरे मरहले की गहमा गहमी जारी है और सियासी जमातें एक दूसरे के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात में मसरूफ़ हैं। मंशूर की तैयारियां भी चल रही हैं, कुछ जमातें मंशूर ले आई हैं और कुछ उस पर काम करें, लेकिन कुछ अहम सवालात भी हैं और वो ये, क्या मौजूदा हालात में शफाफ और गैर मुतनाज़ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है, चूँकि ज़ाहिर ये वक्त की अहम ज़रूरत है। लेकिन इससे भी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मुल्क में इंतखाबात से क्या इस्तेहकाम वाकई आ पाएगा। ये सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी इस्तेहकाम भी है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि 2023 का ये आखिरी शो है तो हम ज़रूर ये कमेंट भी लेंगे। 2023 पाकिस्तान की सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए कैसा रहा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब साथ मौजूद हैं। मज़हर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मज़हर भाई, 2023 पाकिस्तान की सियासत, पहला लफ्ज़ या पहला जुमला आपके माइंड में क्या आता है? देखिए, वो एक शेर है, आज का दिन भी खैर से गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। जो हालात हैं वो तो ज़ाहिर है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हर रोज़ जो है उसको एक बेचैनी रही, जो सूरत हाल रही, आज किसकी कीमत कितनी हो जाएगी, सब्ज़ी की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत कितनी ऊपर चली जाएगी। तो वो महंगाई के तूफान में उसका ये साल तो पूरी महंगाई में गुजरा है और उसके पेश नज़र अब ये बात कौन आता है कौन नहीं आता, तो उसका एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है पाकिस्तान की सियासत से। इसलिए कि एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक मायूसी वाली सूरत हाल है। तो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग साल रहा, मायूस कुन साल रहा। लोगों के जो भी आदर्श थे, ख्वाब थे, वो पूरे नहीं हो सके। अगर आप देखें कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कि सियासी जमातों के लिहाज से कैसा साल रहा, तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों के लिहाज से भी ये इंतशार का साल रहा। साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक हमें सिर्फ सियासी इंतशार नज़र आया। ये साल अदलिया के लिए कैसा रहा, अदलिया के लिए भी मुतनाज़ा रहा, इंतहाई मुतनाज़ा रहा इसमें। इसी तरह हमारे जो रियासती इदारे हैं उनके हवाले से भी बहुत से सवालात हुए और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद की जो सूरत हाल रही उसमें बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई और इस साल में जो सबसे बड़ा सियासी नुकसान हुआ वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को हुआ। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए साल अच्छा रहा? नहीं, मैं नहीं समझता मुस्लिम लीग नून के लिए भी साल अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपने मौके बहुत से ज़ाया कर दिए। इसी तरह दीगर सियासी जमातें आप उठा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा लें, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उठा लें, तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये साल नहीं रहा। जो बदकिस्मती रही इस साल की वो ये रही कि इस साल में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें और तमाम लोग पाकिस्तान के 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मनाते हैं हम, क्योंकि ये गोल्डन जुबली साल था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इस साल हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन देखी, आइन की खिलाफ वर्जियाँ देखी। यानी जो साल हमारा सालगिरह मनाने का था
वो हमने दरअसल आइन की एक तरीके से धज्जियाँ उड़ाकर वो साल मनाया। तो मजहर साहब, आखिर 2023 फिर अच्छा रहा किसके लिए? आवाम के लिए भी आप बता रहे हैं अच्छा नहीं रहा, सियासी जमातों के लिए भी आपने कहा अच्छा नहीं रहा, तो पीएमएलएन के लिए भी अच्छा नहीं रहा। के लिए जिसको सब अभी कह रहे हैं लाडला प्लस, लेकिन आप कह रहे हैं वो उनके लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहा। आखिर 2023 किसके लिए अच्छा रहा? किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, इसलिए कि अगर मुल्क के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा है तो जाहिर है किसके लिए अच्छा होगा। ये इस साल में माशी सूरत हाल आप देख लें कि बद से बदतर होती चली गई माशी सूरत हाल। ये साल रहा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का साल रहा कि हमने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। तहरीक इंसाफ ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अच्छा खासा उनके पास उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर जा रहा था। उनके पास 60% पाकिस्तान में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत थी। वो जो एडवेंचर उन्होंने किया असम्बलियाँ अपने लीडरों की, इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब की इस एडवाइस को ना मानकर कि हमें पंजाब असम्बली नहीं डिज़ोल्व करनी चाहिए, केपी असम्बली नहीं डिज़ोल्व करनी चाहिए, तो अगर इमरान खान ये नहीं करते तो उनके लिए बड़ा स्मूथ ईयर था, क्योंकि इन जगहों पे उनकी हुकूमत होती, अगस्त में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती, नवंबर में इलेक्शन हो जाते। तो ये गलती देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से ये, पीएमएलएन की तरफ से क्या गलतियां हुई हैं 2023 में? पीएमएलएन की तरफ से तो उस गलती का तसलसल है जो उन्होंने अप्रैल 2022 में की। और सिर्फ ये नहीं कि अदम एतमाद की तहरीक लाना एक आइनी वो था, वो आइनी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक लाए, लेकिन उसके बाद वो हुकूमत चला नहीं सके। और उसके नतीजे में जो इमरान खान जो जिस सिचुएशन में इमरान खान थे अदम एतमाद की तहरीक से पहले, और ज़ाहिर है उनके 2021 में उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा था, वो इनकी माशी पीडीएम की माशी पॉलिसीज़ की वजह से उनका ग्राफ ऊपर चला गया, क्योंकि महंगाई होनी शुरू हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, कोई चीज़ उनको कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उससे बेहतर था कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ला के 3 महीने या 6 महीने में इलेक्शन कराती, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस वक्त तक ऊपर नहीं गई थी। और ये लोग समझते कि अदम एतमाद की तहरीक को ला के उन्होंने इलेक्शन कराए हैं, और उसके बाद उनकी इकनॉमी माशी पॉलिसी नहीं समझ सकी, मुफ्ती इस्माइल को हटाया, इसहाक डार को लाए, इसहाक डार ने और ब्लंडर्स किए। तो पीएमएलएन के लिए भी किसी तरीके से अच्छा साल नहीं रहा। पीपल्स पार्टी कम बैक नहीं कर सकी पंजाब में अभी तक। अब देखें तो मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का साल रहा, एक गैर यकीनी सूरत हाल का साल रहा। और इसी साल में मजहर भाई अगर ये सवाल किया जाए, इवन माशी और सियासी और अदलिया के हवाले से ही नहीं, खेल के हवाले से भी आपके लिए साल बुरा रहा। सही बात। खेल के मैदान में भी आप जो है आप कोई खातिर खा चंद एक जो है एग्जांपल्स को छोड़ के आपके सबसे ज्यादा मायूस कुन रही है, मायूस कुन साल रही है। और मजहर भाई चूंकि बात आपने की, वो आपने सियासत की भी की, आपने खेल की भी की, आपने इदारों का जिक्र भी किया, ऐसे में मैं ज़रूर एक सवाल करूंगा कि ऐसा कौन सा दिन, ऐसा कौन सा फैसला या ऐसा कौन सा इंसिडेंट है 2023 का जो आपको लगता है सिर्फ ये ना हुआ होता तो मायूसी ये ना होती? एक 9 मई नहीं होता, दूसरे इमरान खान अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो डिज़ोल्व ना करते तो बहुत बेहतर सूरत हाल होती। तीसरे ये कि असम्बली अगस्त में डिज़ोल्व होने के बाद नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। ये 3 वाक़यात ना होते तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत बेहतर होती है, और सियासी इस्तेहकाम होता है तो मईशत को सहारा मिलता है। अच्छा मजहर साहब, अब जो है 2024 के इलेक्शंस की बात करते हैं, इस वक्त जो माहौल हम देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पीएमएलएन की बात करेंगे। आपने भी एक कमेंट ज़रूर किया कि अभी जो सिचुएशन है नवाज शरीफ साहब की वो उनको फेस ना करनी पड़ी हो, तो उस पर भी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए क्या सिचुएशन है, इस वक्त वो किस सिचुएशन में है, क्योंकि 21 अक्टूबर का जलसा देखा जाए तो उसके बाद अभी तक पीएमएलएन तो गायब है, मंजर आम से नजर तो नहीं आ रही है। देखिए, ये जो इलेक्शन है जो कि नवंबर 2023 में होना था, 8 फरवरी को तवक्को है कि इलेक्शन हो जाएगा। ये इलेक्शन 3 शख्सियात के लिए, तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इलेक्शन 5 साल बाद ही होंगे इसके बाद,
तो 3 लोगों के लिए तो तकरीबन ये आखिरी इलेक्शन है। ये इलेक्शन नवाज शरीफ साहब के लिए आखिरी इलेक्शन है, ही 74 नाउ। ये इलेक्शन आसिफ अली जरदारी के लिए आखिरी इलेक्शन है उस लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर है एज फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए भी आखिरी इलेक्शन है। तो 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनके लिए ये इलेक्शन जो है आखिरी इलेक्शन नज़र आता है। इसके अगर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, यहाँ तो पता भी नहीं होता ना कि अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। दूसरे ये कि जो यंगर लॉट है वो कितना पॉलिटिकली मैच्योर्ड नज़र आती है, उस पर भी बड़ा पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस खड़ा होगा। पाकिस्तान में जो है अप कमिंग पॉलिटिकल लीडर्स में वो डेप्थ नज़र नहीं आती, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, इंक्लूडिंग मरियम नवाज, या उसी आप रेंज में अगर आप चले जाएं दूसरे लोगों की तरफ भी देख लें, तो पाकिस्तान में आने वाले सालों में एक पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेगा। ऑलरेडी है, लेकिन आने वाले सालों में एक मजीद पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेगा। यानी मजहर भाई, आपको लगता है लीडर लेस पॉलिटिकल पार्टीज नजर आएंगी इसके बाद? क्योंकि आप जिस तरह खुद का 3 लीडर्स का आपने नाम लिया कि ये आखिरी इलेक्शन है उनका। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान में लीडर्स नहीं उभर कर आ रहे। हम हर और हम सब एंकर्स भी, एनालिस्ट भी, हर जो भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आता है उसके साथ हम रहनुमा लगा देते हैं कि फला पार्टी का रहनुमा बहुत लोडेड वर्ड होता है। लेकिन खैर नहीं मजहर भाई, ये अच्छा जुमला है, तस्हीह करें फिर। होना जुमला क्या होना चाहिए, लफ्ज क्या इस्तेमाल करना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टी को? उस पार्टी का कोई ओहदेदार होगा ना, वो उसका ओहदा लगाएं, रहनुमा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है। इसी तरह जिस तरह हम साफियों में हर साफी के साथ सीनियर साफी लगा देते हैं, उसकी एक लिमिट होगी ना कि अगर इसने 10 साल का इसका पीरियड है तो वो सीनियर कहलाने का अहल होगा। ये दुरुस्त बात है। एटलीस्ट ये कैटेगराइज जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, शायद हमारी डिक्शनरी का प्रॉब्लम है कि हम उसमें से अल्फाज तलाश नहीं कर पाते कि हम कौन सा लफ्ज किसके साथ अटैच करें। सियासतदान भी तो हो सकता है ना, पीटीआई के सियासतदान, लेकिन मजहर साहब अब दूसरा मसला भी तो है ना, आप रहनुमा नहीं लगाते तो फिर सियासतदान भी नाराज हो जाते हैं ना कि आपने फलां पार्टी का रहनुमा नहीं लगाया। फिर तो उनके भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं सीनियर भी नहीं कहा, सीनियर भी नहीं कहा। जैसे हम हर रिलीजियस लीडर के आगे अल्लामा लगा देते हैं। अल्लामा बहुत बड़ी चीज, भारी लफ्ज। सही बात। तो हमारे यहाँ तो चूंकि यही मैंने कहा कि शायद हमारे जो है वो लुगत का मसला है, इसलिए अमूमी रवैया है ये। तो हमने कहा कि चलो ये चल रहा है तो ये चलने दो, ये सबके साथ अटैच हो रहा है तो अटैच होने दो। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है, वो ये कि इट्स अ डायरेक्शनलेस नेशन विच हैज नो लीडर। और एक ऐसी सोसाइटी में हम जन्म ले रहे हैं कि जिसकी कोई सिमत मुकर्रर नहीं है। और ये वाकई सोचने लायक मकाम है कि लीडर लेस सोसाइटीज किस जानिब जाती हैं। ज़ाहिर है वो फिर नीचे की जानिब जाती हैं, वो ऊपर नहीं जाते। मजहर भाई बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे हमसे। 2023 कैसा रहा पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, मईशत के लिए, इदारों के लिए? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। साल 2023 की बात करें तो वो भी तलखोशीरी यादें लेकर रुखसत हो रहा है, और लेकिन हम पुरज़म हैं और पुरुमीद हैं कि 2024 जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए अगर साल अच्छा है तो उसका मतलब आवाम के लिए भी अच्छा है, सियासत के लिए भी अच्छा है, मईशत के लिए भी अच्छा है, और हर फील्ड की अगर बात की जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे, चूँकि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मजहर अब्बास से, तो उन्होंने यही कहा कि ये साल 23 किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब 24 के लिए क्या उम्मीद है, 24 कैसा रहेगा खेल के मैदान के लिए, सियासत के एतबार से, मईशत के हवाले से क्या हम एक्सपेक्ट करें, और सितारों का हाल बताने वाले इससे मुतालिक क्या पेशगोई करते हैं, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। सामिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि आपने मौका दिया बोलने के लिए।
बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। और सामिया, अगर हम पेश गोई की बात करें, स्पेशली 2023 के जो पेश गोइयाँ की गई थी कि मियाँ साहब की वापसी होगी, खान साहब के लिए मुश्किल वक्त होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो बहुत सी पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। तो इसलिए हम ज़रूर चाहेंगे, सियासत से आगाज़ करते हैं और ज़रूर जानेंगे आपसे कि सियासत के लिए 2024 कैसा रहेगा। ये ज़रूर है कि 2023 और 24 जो है पाकिस्तान को अपनी पटरी पे चढ़ाने जा रहे हैं। और कभी हम, वो मैं बार बार कहती हूँ कि कभी हम नवाज शरीफ साहब को लाडला कहते हैं, कभी हम खान साहब को कहते हैं। अब पाकिस्तान लाडला बनेगा। जो नई सुपर पावर्स के अलाइंसेस बनेंगे, जो नए ममालिक के नए अलाइंसेस बनेंगे, तो मैं कहती हूँ कि अब उन ममालिक को, जब लोग कहते थे ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो शोएब मैं तब भी कहती थी कि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का नंबर मोजज़े की तरह है। यहाँ से मत भागिए, आपको एक दिन वो आएगा कि आपने मुल्क आने की भी फिर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि और वो टाइम अब शुरू होगा 2024 से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। शोएब और सबीन, मैं पहली बार पेश गोइयाँ करते हुए कह रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी सारी सुन लीजिएगा, क्योंकि अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान स्टेबल जोन में जाने वाला है अल्लाह के हुक्म से। और जाहिर है ये बड़ा ज़रूरी भी है। तो आप वन बाय वन ज़रा सियासतदानों के नाम लेते हैं और फिर सामने से पूछते हैं कि उनके लिए 2024 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कैसा रहेगा 2024? 10 जनवरी से उनका सितारा मज़ीद बूम पकड़ने जा रहा है, लेकिन समहाउ वो 3 बार तक वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई मेरी अपनी ऑन एयर मौजूद है। इवन तीसरी बार मुशर्रफ साहब के दौर में, जिला वतनी के दौर में, मैंने कहा था कि वो वतन आएंगे भी और 3rd टाइम वज़ीर आज़म भी बनेंगे। अरे सामिया, आप नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो कि बात करें, और आपने कहा कि 3 बार के वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई की थी। मैं जो इससे समझ पा रहा हूँ कि आप आपको एक खबर देने वाली हैं कि 4थी बार वज़ीर आज़म शायद नहीं बन पाएंगे, रीडिंग ऐसी है। मुझे आपने बिल्कुल सही कॉन्क्लूड किया कि समहाउ, देखें, या मेरा होमवर्क कमज़ोर है और मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो किंग मेकर बने, शायद वो किसी और की सिलेक्शन हो जाए या किसी और पे वो अपने, उनके फैमिली में अगर मैं देखूं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सितारा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो मतलब मुझे पता नहीं, समहाउ मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ लगती नहीं कि 4थी बार वो शायद वज़ीर आज़म बने। तो यहाँ पे मैं, देखिए, इल्म है, मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, लेकिन मुझे समहाउ लगता नहीं है ये बात। लेकिन ज़रा हम पेश गोई कर रहे हैं, सितारे ये बता रहे हैं। हाँ, और चूंकि आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, जो सरसती में, जी साहब बात मुकम्मल भी कीजिएगा। और क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए ही सितारे बहुत फेवरेबल हैं, या कि मरीम नवाज के लिए भी हो सकते हैं? टीम इंग्लैंड में कोई और नाम भी अचानक सामने आ सकता है जो आपने कहा ना कि वो सिलेक्ट हो सकता है? देखिए, मरीम नवाज साहिबा का सितारा बिल्कुल उन्हें बूम देगा, बट समहाउ जब मैं उनको रीड करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 2025 मरीम साहिबा का पावर का ईयर है जो उन्हें कॉम्पनसेशन देता है। मुझे 2024 में कोई बहुत बड़ी पावर या वज़ीर आज़म का मनसब मिल जाए, ये उनके लिए अभी नहीं नज़र आता है। ठीक है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। अब जरा बात करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। शेरवानी, मैं ये शेरवानी पहनेंगे आप? वो शेरवानी वज़ीर आज़म की भी हो सकती है और शादी की भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो इस बड़े मनसब के ऊपर आपको नज़र आएंगे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। हाँ, ये ज़रूर है कि 1 जून 2024 से शुरू होने वाला साल शादी की शेरवानी की खबर ज़रूर देता है। और यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि उनका मैरिज हाउस खान साहब की तरह ही थोड़ा कमज़ोर था। अगर अब तक शादीशुदा होते तो शायद 1 से ज़ायद शादियों का इम्कान होता। अब अगर 1 जून के बाद सेहरा बांधते हैं तो एटलीस्ट वो रिश्ता चलेगा, निभेगा उनके लिए। ठीक। और बानी चेयरमैन PTI, जिनके सितारे बहुत ही गर्दिश कर रहे हैं, उनके हवाले से 2024 कैसा रहेगा? बानी PTI की जहाँ तक बात है, 2024 मुझे ये नहीं मैं कह सकती, पावर नहीं समझ में आती। एक रिलीफ की शक्ल बनेगी 20 मार्च के बाद, वो भी किसी डील के नतीजे में। वो हम अगर खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो वो रिलीफ की शक्ल बनेगी 20 मार्च 2024 से जो टाइम शुरू होगा। लेकिन पावर अगर आप कहें तो वो 2024 में मुझे उसका इम्कान नज़र नहीं आता।
ठीक है, चले अब जरा सियासत से हटते हैं और जरा बाकी शोबों की भी बात करते हैं। और खेल के शोबे की अगर जरा बात करें, हम क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम के हवाले से पूछे 2023 अगर देखा जाए तो एज अ प्लेयर ज़ाहिर बहुत अच्छा रहा, उनके लिए रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए, नंबर 1 पे भी रहे, लेकिन कैप्टन की हैसियत से थोड़ा बदकिस्मती का सामना उनको करना पड़ा। तो आने वाला साल 2024 बाबर आजम के लिए कैसा? कि 2024 का फर्स्ट हाफ वो रिवाइव करते हैं अपनी जो भी उनको थोड़ा सा डैमेज हुआ उनकी पोजीशन को लेके। मैं ये तो नहीं कहूँगी कैप्टन बना दिए जाएंगे, लेकिन अभी वो अपना, मैं कहती हूँ अभी भी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं और जून तक सितारे उन्हें बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक मशवरा देना चाहूँगी, अगर पीसीबी तक मेरी आवाज़ आपके तवज्जुद से पहुँच जाए, अगर हमने 1.5 साल अपनी क्रिकेट पे काम कर लिया, सिर्फ 1.5 ईयर, तो जून से वो 2025 से वो टाइम शुरू होगा जो कि हमने वो दौर देखा जब हम वर्ल्ड कप लेके आए थे कि पाकिस्तान अपने फनकारों, अपने इस जो पाकिस्तान का हाउस है ना फनो सकाफत वाला, वो बहुत पावरफुल है और 2025 वो वापसी हो रही है मुश्तरी जुपिटर की वहाँ पे। तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट बहुत तरक्की करेगी अगर 1.5 साल सिंसेरिटी के साथ हमने क्रिकेट को संभाल लिया। तो 25 वो हमें कम बैक देता है, वो जो हम वो टाइम देखा था जब हमारा डंका बजता था। जबरदस्त जी, सामिया बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। 2023 पाकिस्तानी मईशत के लिए सख्त तरीन साल साबित हुआ कि पूरा साल मईशत की बहाली के इक़दाम ही होते रहे। मईशत एक तूफान से निकलती तो दूसरा तूफान आन घेर लेता। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम ऐसा अटका कि महीनों मामला हल ना हुआ। शहबाज हुकूमत को जाते जाते नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट करना पड़ा। फिर कहीं जाकर मईशत थोड़ी सी मुस्तहकम हुई। स्टॉक मार्केट खूब हिचकोले खाए, लेकिन साल का इख्तिताम ऐसी स्पीड मारी, नए नए रिकॉर्ड बनाए और 100 इंडेक्स 65,000 की सतह भी अबूर कर गया। ठीक है, थोड़ा बाद में कम भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट 65 तक गया और ये पहली बार हुआ। डॉलर की बात करें तो साल भर अमेरिकी करेंसी ने खूब पर निकाले और ट्रिपल सेंचुरी भी की, लेकिन जब चला डंडा, जखीरा अंदोजों करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तब कहीं जाकर डॉलर की उड़ान थमी और मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC का क़याम, पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस में 2027 तक की तोसी होना और GCC ममालिक के साथ फ्री ट्रेड के मुआहदे पर दस्तखत जैसी मस्बत खबरें भी आई। मगर आज जब ये साल ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिर 2-3 रोज़ हैं, लेकिन हम ज़रा साल के ख़त्मी शो जब ये कर रहे हैं तो उस पर सवाल तो ज़रूर उठता है। एक ये कि हमने क्या गलतियाँ की और दूसरा ये कि 2024 में हम क्या एक्सपेक्ट करें, हम क्या करें कि 2024 मौशी एतबार से पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें साबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के एडवाइज़र इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सलमान शाह। सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलमान शाह साहब, सबसे पहले एक जुमला इसी पर दीजिएगा, 2023 पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां कोताहियां की पॉलिसी लेवल पर कि पाकिस्तानी अवाम ने इतना भुगता? देखिए, ये पिछले साल की बात नहीं है, पिछले कई दहाइयों की बात है कि हमने एरिया में जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं तकरीबन वो नाकाम हो गई, क्योंकि उनमें बहुत कमजोरियां थीं और जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। दुनिया में जब रिफॉर्म्स की गई, आपको पता है कि बर्लिन की दीवार गिरी, उसके बाद पूरी दुनिया ने चेंज किया, लेकिन हमने चेंज नहीं किया। हमने कई दहाइयों से हमारी इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करती और इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी है, हमारी आबादी है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और हमारी इकॉनमी भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत से अच्छे इकदाम करने की ज़रूरत है। अच्छा सलमान साहब, डॉलर के मामले पर भी आपको कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी कि ज़ाहिर है पूरा साल आपकी भी नज़र रही, डॉलर माफिया को ठीक तरीके से उनको रोका नहीं जाता, उनको पकड़ा नहीं जा रहा होता। इसके अलावा डॉलर की अगर सप्लाई और डिमांड की बात की जाए उस पर भी चेक नहीं रखा जाता और फिर मसनूई तरीके से कीमत को रोकने की भी कोशिश की जा रही होती है। तो ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि अब हमें लाने की ज़रूरत है और अभी तक वो पॉलिसीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिससे हम डॉलर की कीमत को स्टेबल कर सकते हो? देखें, एक तो जो मैंने पहले बात की कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी नहीं है कि हम
अपनी इंपोर्ट्स को पूरा कर सके। दूसरा एलिमेंट हमारा जो है वो रेमिटेंसेस का है। रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान, लेकिन उसमें भी हमें इजाफे की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा रेमिटेंसेस चाहिए। इसका मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हमें रास्ता हमवार करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में कर सकें और उनको यहाँ पे हम फैसिलिटेट कर सकें, और छोटे से छोटा जो है सरमायाकार उसको भी फैसिलिटेट करें और बड़े से बड़े को भी करें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, उसके बाद अगर आप आएँ तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपकी मुल्क में अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आए, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट आए, तो टेक्नोलॉजी भी आती है और उसके साथ साथ मार्केट्स भी आती हैं। ज़्यादातर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए आई है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए नहीं आई। अच्छा सलमान साहब, 2024 की बात करते हैं। मईशत आप स्टेबल होते हुए देख रहे हैं 2024 में? ज़ाहिर है IMF का मुआहिदा भी है, उसकी शराइत भी होगी, तो उन शराइत को पूरा करते हुए क्या महंगाई कम होती है आप देख रहे हैं, या कैसे हो सकती है? देखें, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा IMF का प्रोग्राम है, हम इसको, ये स्टैंड बाय प्रोग्राम है, इसने 9 महीने में ख़त्म हो जाना है, तो इसको हम खुश उसलूबी से मुकम्मल करें और उसके बाद जो भी नई हुकूमत आएगी उसको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, ताकि ये जो मैंने पहले शुरू में बात की डेट की आपके मुल्क में, क्योंकि बैरून मुल्क डेट इतना ज़्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए IMF का प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और IMF का जो डिसिप्लिन है उसको भी फॉलो करने की बहुत अहम ज़रूरत है। और टैक्स नेट में उन डोमेन्स को लेकर आना, जैसे एग्रीकल्चर को हम देखते हैं या रियल एस्टेट को देखते हैं या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जब बात करें और रिटेल की बात करें, ये कितना अहम है कि ये टैक्स नेट में आए, ये वक्त की ज़रूरत है। देखिए, हमें अपने टैक्स नेट जो टैक्स का निज़ाम है इसको भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, और एक किस्म का कोई टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं होनी चाहिए और एक फ्लैट टैक्स होना चाहिए। मसलन अगर हमारा हर बंदे की जो टैक्स का है ऑब्लिगेशन, वो मेरा ख्याल है 20% पे अगर आप टैक्स रख दें, इर्रिस्पेक्टिव आप स्मॉल बिजनेस हैं, इंडिविजुअल हैं, बिग बिजनेस हैं, सबको एक फ्लैट टैक्स देना है 20% और उसमें कोई एग्जेम्पशंस नहीं होनी। और उसके बाद फिर जो आप मर्जी करें अपने इनकम के साथ, और आप इन्वेस्ट करें जिस चीज़ मर्जी में इन्वेस्ट करें। सो हमें निज़ाम जो है ना, क्योंकि देखें अब भी बातचीत से जाहिर हो गया है कि हमारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल, तो निज़ाम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। निज़ाम ठीक हो, पॉलिसी मेकिंग हो, और फिर उन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। साल 2023 की बात करते हैं, जहां पर हम बाकी शोबों की बात करें वहां पर हम फैशन इंडस्ट्री की भी बात करते हैं कि साल 2023 फैशन की दुनिया के लिए कैसा रहा, क्या नए नए ट्रेंड्स आए, क्या लोगों ने उनको अडॉप्ट किया या नहीं किया, क्योंकि अक्सर नए ट्रेंड्स जब आ जाते हैं तो उनको अडॉप्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। और बाहर से हमने कौन सा फैशन है, ऐसे कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जिनको हमने अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, किस किस्म के कपड़े पसंद किए गए। स्पेशली अगर ब्राइडल ड्रेसेस की बात की जाए तो कौन कौन से रंग, हमने रंग भी बदलते देखे कि पहले सुर्ख के अलावा, रेड के अलावा और कुछ पहना नहीं जाता था बारात में, बट अब हमने शादियों पे बारात पे देखा कि लोग लाइट कलर्स में जाना शुरू हो गए, एग्जैक्टली पेस्टल कलर्स में भी जाना शुरू हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इस पर बात तो करेंगे सभी, लेकिन आपने एक लफ्ज यूज किया, ट्रेंड। हाँ, अगर ट्रेंडिंग की मैं बात करूं तो एक जुमला जरूर ट्रेंडिंग रहा फैशन इंडस्ट्री में, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये तो हुआ सो हुआ। इसमें हमें एक और चीज तो समझ आई कि एक माउस कलर भी होता है। ओ हाँ तो ठीक है, आप बहुत शरारती हैं। मैं बहुत शरारती हूँ, लेकिन बहरहाल ये रंग पर भी बात करेंगे कि 2023 किस रंग के नाम रहा और किस स्टाइल के नाम रहा। फैशन डिजाइनर शाजिया कियानी साथ मौजूद है। शाजिया, सबसे पहले हम ब्राइडल वेयर से स्टार्ट करते हैं। चंद रोज पहले ब्राइडल कुट्योर वीक, वहां पर डिफरेंट डिजाइनर्स ने अपने ड्रेसेस शोकेस किए और वो ज़ाहिर है नए नए हमें अंदाज नजर आए, आप भी ज़ाहिर उनमें शामिल भी थी। और हमने देखा कि दुरे फिशा ने बहुत खूबसूरत सा शाजिया कियानी का ड्रेस पहना हुआ था और उन्होंने रैंप पे वॉक भी की। तो शाजिया, आपको क्या लगता है, क्या नए ट्रेंड्स हमने देखा ब्राइडल वेयर में आना शुरू हुए हैं 2023 में? 2023 जो था जी, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट,
जो हमारे वेस्टर्न अटायर्स हैं जिनमें लॉन्ग गाउन्स, लॉन्ग टेल्स, वेल्स, वो सारी ब्लेंड की गई ईस्टर्न फैशंस में। ब्राइडल वेयर्स में लहंगे को फ्रेल दे दी गई, दुपट्टे को वेल बना दिया गया, और उसके अलावा जो थी स्यूलेट वो बड़ी फ्लोई, और जो ड्रेपिंग्स थी वो थोड़ी सारी मजीद उनको थोड़ी वेस्टर्न लुक दी गई, जो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा चेंज था कि वो एक इंटरनेशनली वो चीज़ जो थी वो कंबाइन हो गई हमारे ईस्टर्न अटायर्स के साथ, जिसका नतीजा ये निकला कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह मलेशिया हो गया या डिफरेंट कंट्रीज, उसमें भी हमारे ब्राइडल्स पॉपुलर हुए। अच्छा शाज़िया, हमने देखा है कि काफ़ी फैशन में ट्रेंड बहुत जल्दी से चेंज होते हमने देखे। 2022 की बात की जाए, काफ़ी चीज़ें थी जो बिल्कुल ट्रेंड से बाहर हो गई। 2023 की बात की जाए, नए नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हुए। 2024 में क्या इसी तेज़ी के साथ ट्रेंड्स चेंज होंगे? जो आज की चीज़ है वो शायद 2024 में हमें पुरानी लगनी शुरू हो जाए। फैशन नाम ही चेंजेस का है, और उसमें हम देखेंगे कि हमें फर्दर फ्यूजन मिलेगा। थोड़े वेस्टर्न अटायर्स जो हैं इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं कि आपने देखा है कि जनरली जो यंगस्टर्स हैं वो ऑल द टाइम दे आर इनटू वेस्टर्न वेयर्स, और अब वो शादियों पे और इन चीज़ों पे भी यही चाह रहे हैं कि थोड़ा सारा फ्यूजन हो। तो उसमें देखें कि अब क्या चेंज आती है। लेकिन हमारी 2024 की जो वेडिंग कलेक्शन है, दैट वुड बी अ ग्रेट सरप्राइज फॉर आवर कस्टमर्स। अब 2024 की बात करते हैं। जब बात 2024 की है, वैसे सबीन आपसे मैं सवाल करता हूँ, फिर मैं शाज़िया आपकी तरफ आऊंगा। व्हाट डू यू थिंक 2024 में कौन सा रंग है जो इन होगा? मुझे लगता है डार्क कलर्स दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि पेस्टल कलर्स आ गए थे। आइवरी, वाइट की भी बात अगर की जाए तो वो भी ट्रेंड में रहे हैं, 2023 में रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब 2024 में ये मुझे लग रहा है डार्क कलर आएगा। हाँ, मुझे ये लगता है, बट ऑब्वियसली एक्सपर्ट की अपनी राय है। तो शाज़िया बताएं 2024 में कौन से कलर्स हैं जो कि इन रहेंगे? चूंकि शाज़िया हम ये पढ़ रहे थे कि 2024 का जो रंग है वो पीच फज है, पीच और ऑरेंज का मिक्स। अग्रीड? अर्थी टोन्स जो है 2024 की कलर फोरकास्ट में एडेड हैं। अब उसमें ये होता है कि ज्यूल टोन्स जो होती है ना, फिर डार्क कलर्स लाइक आपका एमरल्ड ग्रीन, आपका रूबी रेड, आपका जो सैफायर ब्लू, वो कभी आउट नहीं होते, और हर डिजाइनर की कलेक्शन में ये वाली कलर पैलेट जरूर होती है। लेकिन अगेन आप जब हैं कि इंटरनेशनल, आप जब बच्चे R&D भी कर रहे होते हैं, जिनकी शादियां होती हैं सारा, उसमें फिर वो अगेन मुझे लगता है कि पेस्टल टोन्स इन रहेंगी विद फ्यूजन ऑफ सम बोल्ड कलर्स, ब्राइट कलर्स, इस तरह से चलेगा। और फैशन डिजाइनर्स के लिए बिजनेस के एतबार से कैसा रहा 2023? 2023 was amazing. We had launched our menswear, जिसने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। आप किसी भी बिजनेस की कामयाबी का मार्केट और आपकी जो इकॉनमी होती है उससे ज़ाहिर है रिलेट कर रहे होते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान की इकॉनमी उस लिहाज से बहुत प्रोग्रेसिव नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक और चीज़ ज़रूर पूछूंगा आपसे कि अब से अगर हम 3, 4, 5 साल पहले देखें तो ये ज़रूर होता था, वो चाहे वलीमे का फंक्शन हो या बारात का हो, कलर बहुत ज़्यादा मैच होते थे। जैसे अगर शेरवानी और लहंगा है तो उसमें भी देखा जाता था, और स्पेशली वलीमे पे बिल्कुल वो रंग साथ लेकर जाते हैं, लहंगे का एक या शर्ट का छोटा सा एक पीस लेकर कतरन, और जाके मैच करते हैं टाई एंड पॉकेट स्क्वायर एंड एवरीथिंग। या तो अभी क्या है 2023 के एंड पे या 2024 में आप क्या देख रही हैं? कंट्रास्ट में जाएगा मामला, क्या होगा? कलर कॉम्बिनेशंस कोऑर्डिनेट करना तो स्टिल ट्रेंडिंग में रहेगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन इस तरह से होगी जिस तरह ऑल द टाइम मेरी जब मेंसवेयर पे अपॉइंटमेंट होती है तो मैं उनको लड़कों को हमेशा ये कह देती हूँ कि ब्राइड जो होती है उसके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, उसका मेकअप है, उसका हेयर स्टाइल, उसकी ज्वेलरी जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। लेकिन लड़कों के लिए लिमिटेड, जाहिर है कोई भी उस तरह से नहीं हो रहा होता, तो एटलीस्ट आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कलर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये नहीं करना कि ब्राइड को ये कलर पसंद है और ब्राइड का ये ऑर्डर आया और ब्राइड के साथ ये कॉम्प्लीमेंट होना है, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए उनकी सुननी पड़ती है, शाज़िया क्या करें, उनकी सुननी पड़ती है मजबूरी है। देखिए मैं अपना 8 साल तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ, सुननी पड़ती है। अच्छा ये तो अच्छी बात है, सुननी भी चाहिए। शाज़िया एग्री करती है मेरे से कि नहीं सुननी चाहिए? क्यों नहीं सुननी चाहिए? लेकिन थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि सुनने में आप सेफ रहें। ये बहुत अच्छी बात है कि मशवरा भी ऐसा आ रहा हो जो कि आपको क्लाउन ना बना दे। That's true actually.
अच्छा, और इसमें आप जरा आते हैं पार्टी वेयर पे। तो जरा हमने बात कर ली शादी की ना, दुल्हा दुल्हन वगैरह की, लेकिन अदरवाइज पार्टी में हम देखें उसमें क्या ट्रेंडिंग रहा 2023 में? पहले लड़कियों का बताएगा फिर लड़कों का। जो वेडिंग ट्रेंड्स थे उनमें तो ये था कि मेहंदी वाज वेरी ट्रेडिशनल। उसमें किरण, दप्पा, गोटा, ये वाले वो मटेरियल्स थे जो हमने एक्सेसराइजिंग में, टैसलिंग में, उन सारी चीजों में यूज किए। अदर देन दैट कलर्स जो थे, वो कलर पैलेट वाज वेरी वाइब्रेंट। मुगल एरा के जो कलर थीम्स थी, लाइक आपका शॉकिंग पिंक, आपका ब्यूटीफुल ऑरेंज, जो वो वाले कलर्स थे वो डिपिक्ट हम लोगों ने किए। मुगल एरा की सारी कलर पैलेट हमने उसमें यूज की मेहंदी आउटफिट्स में। लाइकवाइज बारात वाज अगेन ट्रेडिशनल, उसमें कट लाइंस भी हमने ट्रेडिशनल यूज की, लाइक गरारास, शरारा विद लॉन्ग शर्ट, सिलुएट लॉन्ग भी हमने रखी। दुपट्टा 2023 का शाजिया कियानी का बहुत इम्पोर्टेंट था, पॉइंट ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। हमने दुपट्टे में बहुत डिटेलिंग्स दी हैं, उनमें थोड़ा सारा एम्ब्रॉयडरीज लाए, उनमें कलर्स लेके आए, उनमें वेरिएशंस लेके आए। और अगेन वलीमा वाज फिर अगेन फ्यूजन, मॉडर्न, और उसमें हम लोगों ने कट लाइंस बड़ी अच्छी रखी अपनी, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थी। और अब क्या 2024 में शाजिया क्या प्लान्स है आपके? क्या नई नई चीजें हैं फैशन के लिहाज से जो आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं? 2024 अगेन उसमें सबसे पहले तो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं अपने ब्रांड हाउस के हवाले से, वो है कि इकोनॉमिकल जो एक चीज है वो जरूर हम लोग लाएंगे। वेडिंग फॉर्मल्स लाएंगे इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में, जिनकी कट लाइंस, और वो तो जाहिर है जब कलेक्शन आएगी तो आप लोग देखेंगे। बट अगेन कुछ वो फ्यूजन, कुछ ट्रेडिशनल होंगे। हमारी डिजाइन फिलॉसफी, जिस तरह मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो हर चीज में एक ट्रेडिशनल टच ही रखते हैं, लेकिन मुझे अपने ओकेजन्स के मुताबिक मूव करना है, हर ओकेजन के अकॉर्डिंगली एक उसकी कट लाइन और कलर पैलेट देनी। जबरदस्त। अब एक बिल्कुल एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन करता हूं, फैशन सेंस कितनी इंप्रूव हुई है? कैरी करने का अंदाज कितना बेहतर हुआ है? बहुत इम्प्रूव हुई है, और लोग आपकी डिजाइनर की एक राय को उसको एज अ स्टाइलिस्ट लेना शुरू हो गए हैं। वो आप सोचते हैं कि आपने ये ड्रेस डिजाइन किया तो आपके माइंड में उसके साथ ज्वेलरी क्या थी और लुक क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो हमारा जो अभी जो हमारा क्लाइंट है उनकी भी अवेयरनेस लेवल बहुत इम्प्रूव हुआ है। एवरीथिंग इज एट द पाम ऑफ योर हैंड। आप फोन खोलते हैं एंड यू गेट द लेटेस्ट ट्रेंड्स। बट एक 1-to-1 मीटिंग बैठ के अपने डिजाइनर्स के साथ डिस्कस करना, दैट इज लाइक जो एक पर्सनल टच के साथ आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे देता है। बड़ा जरूरी है ये कि आप थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपकी ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही तो एक ड्रेस खूबसूरत बन चुका है, लेकिन उसको कैरी करना बड़ा जरूरी है कि आप उसको कैरी कैसे करते हो, उसके बाद उसमें निखार आता है और वो ड्रेस वही लग रहा होता है जिस तरह एक डिजाइनर ने सोच के बनाया होता है। शाजिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबीन, फेवरेट खेल कौन सा है आपका? पता नहीं देखने की हद खेल तक में नहीं। दिलचस्पी है, देखने की हद तक तो ऑब्वियसली क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, स्क्वॉश भी है, टेनिस भी है, मतलब देख लेते हैं। खुद खेला क्या आपने? खेला मैंने कुछ भी नहीं है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जी, जब उनसे पूछो क्या खेला, उन्होंने कहा कुछ नहीं खेला। बहुत सी लड़कियां ऐसी कहती हैं खेलना चाहते हैं, माहौल नहीं मिलता। और इसी माहौल में बहुत सी लड़कियां, बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने नाम बनाया है। तो खवातीन के लिए खेल के मैदान में नाम बनाना कितना मुश्किल, क्या चैलेंजेस होते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और उसके लिए आपको लेकर चलते हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी। यही सवाल लेकर हम वहां पर स्टूडेंट्स के पास गए। क्या है चैलेंजेस जो कि खेल के मैदान में खवातीन को फेस करने पड़ते हैं, और क्या है स्कोप स्पोर्ट्स का खवातीन के लिए? आज हम इसी की बात करेंगे। और इसी के लिए हम इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं ताकि लड़कियों से ज़रा जान तो सकें क्या करना चाहती हैं वो। ठीक है, तालीम अपनी जगह, साइंस अपनी जगह, आर्ट्स अपनी जगह, लेकिन अगर करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, या स्पोर्ट्स के मैदान में नाम बनाने की बात करें, बड़ी ख्वाहिश होती है कुछ खवातीन की, कुछ लड़कियों की कि मैं इस मैदान में नाम बनाना चाहती हूँ। अम्मा, अब्बा, बहन, भाई, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, कोई भी अगर रोक दे, क्या रुकती हैं हमारी लड़कियां?
अब नहीं रुकती। अब वो कहती है मैंने ठान लिया, मैंने करके दिखाना है, वो करके दिखाती हैं। और आज हम इसी की डिस्कशन के लिए, इसी की डिबेट के लिए इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और अपने पैनल का तारुफ करा देता हूं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर से इनका ताल्लुक है, कश्मीर की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं, 2021 से लेकर अब तक वो फाइट कर रही हैं और किस तरह से इस मैदान में वो आई आज हम उनसे जानेंगे भी और वो जरा अपनी मोटिवेशन हमारी ऑडियंस तक लेकर भी जाएंगी। आप सबकी भरपूर ताली में वेलकम करूंगा मैं सारिया खान को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सारे कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया, जिन्होंने K2 सर किया और ना जाने और कौन कौन से पहाड़ जो सर करना चाहते हैं। जब पूछो बताती नहीं है अगला प्लान, अगला समिट क्या करेंगी नहीं बताती। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं समीना बेग को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। यू आर अ मोटिवेशन फॉर सो मेनी ऑफ अस जी। और उनके साथ तक बात करेंगे हम फुटबॉल की। लड़कियां फुटबॉल में कैसे आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान फुटबॉल के मैदान में कैसे आगे बढ़ रहा है। वाइस कैप्टन है पाकिस्तान फुटबॉल टीम की मलिका नूर, उनको वेलकम करते हैं जी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2007 से आपने फुटबॉल का आगाज किया, 2010 में आप टीम में शामिल हो गई माशाल्लाह जी। अब जरा चलते हैं ऑडियंस की तरफ और जरा इन लड़कियों से पूछते हैं इस यूनिवर्सिटी की कि वो किस मैदान में आगे बढ़ना चाहती हैं, कौन सा खेल है जिन्हें पसंद है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है टेबल टेनिस की भी बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बास्केटबॉल भी खेला जाता है, बैडमिंटन भी खेली जा रही है, स्विमिंग, रोइंग एंड व्हाट नॉट। तो ये इस यूनिवर्सिटी में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में खेलों को कितना फ़रोग मिलता है, लड़कियां कितनी उसमें दिलचस्पी लेती हैं, करेंगे बात, चलते हैं उन्हीं के पास। और इससे पहले कि इन स्टूडेंट से हम पूछें कि कौन से खेल को ये पसंद करते हैं, पहले समीना मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोचा था पहली पाकिस्तानी खातून जो माउंट एवरेस्ट सर करेगी, K2 सर करेगी, इतने इतने पहाड़ों पर जाएंगी, ये मोटिवेशन, ये हिम्मत, ये कैसे आई समीना? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आके। डेफिनेटली शौक़ मुझे बचपन से था। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल तो जब भी पूछते थे कि आपने बड़े हो के क्या बनना है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मैंने माउंटेनियर बनना है। अब मज़े की बात यह कि बहुत हंसते थे मुझ पे, क्योंकि एक तो हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन सोच में ये रही हूँ कि मैंने माउंटेनियर बनना है और एक लड़की होकर मैंने माउंटेनियर बनना है, क्योंकि माउंटेनियरिंग जो है वो एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स समझा जाता है। लेकिन ये कि मैंने दिमाग में था कि मैंने माउंटेनियर बनना है, एंड द क्रेडिट गोज़ टू माय ब्रदर एंड माय फैमिली। तो जब मुझे हुआ कि आई एम मेंटली रेडी कि मैं ये सारे चैलेंजेस को कॉप अप करूं, तो फिर 2010 में मैंने अपने भाई के साथ अपने फर्स्ट एक्सपीडिशन पे मैं गई, और इट वाज अनक्लाइम पीक। वो जो पीक था 6000 पीक, वो उससे पहले किसी ने क्लाइम नहीं किया था, और उस एक्सपीडिशन के लिए मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। आई हैड नथिंग। आई बोट शूज़ फ्रॉम सेकेंड हैंड मार्केट जो कि 250 रुपये का था, एंड आई बोरोड माई कज़न्स, मेरे मेल कज़न्स क्लाइंबिंग किट लाइक जैकेट, ट्राउज़र जो भी होता है, वो मैं लेके अपने फर्स्ट एक्सपीडिशन पे गई। एंड वो जब मैंने सबमिट की पीक, वो 12 दिन का एक्सपीडिशन था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द ग्रुप, सारे मेल। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि घर से दूर रहना एंड लड़कों के बीच में। आई मेड इट टू द समिट। वहाँ से मैंने मुझे पहले तो था कि मैंने माउंटेनियर बनना है। वहाँ से मेरा जो एक फैसिनेशन होता है पहाड़ों की तरफ, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड आई रिमेंबर राइट फ्रॉम द समिट मैंने दिमाग में ये बनाया था कि मैंने माउंटेनियर ही बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन शुरू ऐसे हुआ था मेरा। क्या बात है, ज़बरदस्त समीना। अब जरा बात करते हैं मलिका से। मलिका, फुटबॉल, ये वाकई आपकी भी बचपन से ख्वाहिश थी फुटबॉल, या वैसे स्पोर्ट्स की तरफ दिलचस्पी ज़्यादा थी? अभी समीना की बातें सुनकर मैंने सोचना शुरू हो गया, मैंने कहा मुझे तो बचपन से बिल्कुल भी शौक नहीं था किसी चीज़ का। जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो हमारे नॉर्थ में, मैं हुंजा की हूँ, नॉर्थ में स्पोर्ट्स का ट्रेंड नहीं था। तो आप शॉर्ट्स पहन के खेलते हो, लोगों के सामने खेलते हो, तो काफ़ी ऑब्जेक्शंस मिलते थे कि क्यों खेल रही हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रही हैं, ऑल दैट। लेकिन लकीली मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, जो कि हम ट्रेनिंग पे लेके जाते थे और ट्रेनिंग से लेके आते थे ताकि लोग कुछ ना कहें, जो भी बोलते थे उनको बोलते थे।
तो मेरे ख्याल से उनका सपोर्ट और मेरी विल पावर ने जो है ना मुझे फ़ुटबॉल में यहाँ तक आने में मेरी हेल्प की है। और अभी आई फील सो प्राउड कि जहाँ वहाँ पे 5-10 लड़कियाँ होती थी नॉर्थ से, अभी वहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग छोटे छोटे गांव से टीम्स आती हैं इधर डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा ऑब्जेक्शन हम लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त किया, और अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं उसके लिए। तो आपने रास्ता आसान किया बहुत सी लड़कियों के लिए, आपने भी, समीना ने भी, और ज़ाहिर है आप सब ने सारिया। कौन कौन वैसे फुटबॉलर बनना चाहता है? किसी का शौक है फुटबॉल खेलने का? चले, ये फुटबॉल पे खामोशी है। मैं वही देख रही हूँ, कोई हाथ क्यों नहीं उठा रहे? यार फुटबॉल इतना मजे की गेम है, आप लोग क्यों नहीं खेलते हो? देखना पसंद है, आवाज आई है। एक हाथ उठा है। माय नेम इज़ आबिदा एंड आई एम फ्रॉम मैथ्स कॉम सेमेस्टर 5th। यू सेड के फुटबॉल से हाथ खड़ा नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम देखें हमारे जो कौमी खेल वगैरह हैं उससे भी जैसे कि हम क्रिकेट करते हैं, ज़्यादातर हमारा कौमी खेल हॉकी है, तो लड़कियों के लिए फ़ुटबॉल बिल्कुल एक अजीब सा समझा जाता है अभी तक भी ये चीज़। जैसे आप कह रही थी ना कि आपने ऑब्जेक्शन फील किया, तो रिसेंटली भी यहाँ पर भी बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी तक लड़कियों के पास कि उनको खेलने दिया जाए, तो शायद यही वजह है कि यहाँ से हाथ खड़ा नहीं हुआ और बहुत कम। अच्छा, मैं इस पे सिर्फ एक थोड़ा सा कमेंट करूँगा। वो नॉर्थ, हालांकि मैं देखूँ तो वहाँ पर शायद ज़्यादा सख्ती हो सकती है अगर हम वहाँ के डायनामिक्स को समझें, यहाँ तो आसानी होनी चाहिए। हाँ ना, यही तो बात है, उसकी बात भी नहीं वो अपॉर्चुनिटी लोगों के पास। यू आर राइट, फुटबॉल में काफ़ी दफ़ा बैन लगा है, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन आप यंग एज से स्टार्ट करते हो खेलने के लिए। आपको पता है कि आप में आई बेट बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गांव से आए हुए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। सो फुटबॉल या आप कोई और स्पोर्ट आप जब यंग एज से खेलना शुरू करते हो, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स देती हैं। सबसे पहला ये माइलस्टोन होता है कि आप शहर में जाते हो, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो। एंड अब सिर्फ पाकिस्तान के बारे में मत सोचो, अगर आप जो गेम खेल रहे हो अगर पाकिस्तान में स्कोप नहीं है तो यूरोपियन इतने क्लब्स वगैरह हैं, आप वहाँ पे जा सकती हैं। Yes, that is true, but as being a girl थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है जिस तरह आपके। इसीलिए तो बहुत से लोग हो गए कि डिस्करेज अब नहीं करना। इस पे मैं बोलना चाहूँगी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, हम सब के साथ ऐसा हुआ है। हम एक मैच हारते थे, लोग बोलना शुरू करते लड़कियां क्या खेलेंगी, इनको खेलना नहीं आता, इनको किचन भेजो। लेकिन जैसे आप रिजल्ट देते जाते हो ना, वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये हमारी बच्चियां हैं, फिर सब आपको ऑन करना शुरू करते हैं। तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे डिस्करेज करने वाले, लेकिन आपका जो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है। क्या बात है जी, जबरदस्त। और सारिया ने ये चुना कि उन्होंने मुक्के मारने हैं। सारिया क्यों, इतना गुस्सा किस पे था? पता नहीं मुझे, टू बी ऑनेस्ट बचपन में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं किसी स्पोर्ट की फील्ड में जाऊंगी। स्पेशली कश्मीर से जिस एरिया से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ MMA तो दूर की बात, किसी भी स्पोर्ट में फ़ीमेल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक सर्टन एज के बाद हम अपने घरों में भी या अपने स्कूल्स में या बाहर कहीं ग्राउंड में खेल नहीं सकती कोई भी स्पोर्ट। तो कश्मीर में क्योंकि लड़कियों के लिए कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी, तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से बात की कि आई जस्ट वांट टू प्ले इट, लाइक मैं बॉक्सिंग ट्राई करना चाह रही हूँ। एंड उसको फॉर्चुनेटली फाइट फोर्ट्रेस का पता था इस्लामाबाद में, मेरे हेड कोचेज़ को वो जानती थी। और फिर मैं वेकेशन पे इस्लामाबाद आई कश्मीर से, तो आई स्टार्टेड गोइंग टू फाइट फोर्ट्रेस। बस वहाँ से मेरी MMA की जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे 5 साल हो गए MMA के साथ। 2021 में मैंने पहली दफ़ा फ़ाइट किया था, और वो केज के अंदर जाने के बाद से ही ऐसा लगा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एम मेड फॉर। इवन दो बड़ा डर लग रहा था केज के अंदर जाते हुए, लेकिन मेरा पहला MMA डेब्यू ही आई वॉन बाय अ नॉकआउट, तो वो इतना अच्छा था। एंड आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ माई कोचेस, माई टीममेट्स एंड दैन फैमिली की काफ़ी उसके बाद सपोर्ट रही। शुरू में बड़ी आर्ग्यूमेंट्स रहती थी कि पढ़ाई पे फोकस नहीं है, मार्क्स कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही हूँ, लेकिन नाउ एवरीवन इज़ क्वाइट सपोर्टिव एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो अब पता है कि यार दिस इज़ द प्रोफेशन आई चूज़ फॉर माई सेल्फ एंड आई एम वेरी ग्रेट। चले जी, इनसे पूछते हैं जरा कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे खेली जा रही हैं। आप जरा प्लीज़ खड़े हो जाएं, थोड़ा सा मुझे बताएं अपने बारे में। हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रोइंग भी है जिसमें नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी हुए। आप खुद क्या खेलती हैं? मैं खुद वॉलीबॉल खेलते हैं हम, और स्पोर्ट्स से हमें ये होता है कि स्ट्रॉन्ग होती हैं। सब लोग कहते हैं कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, उनके लिए स्पोर्ट्स नहीं है, उनको बस पढ़ना है, घर, किचन। लेकिन स्पोर्ट्स जो है लड़कियों में पावर पैदा करती है और उनको बहुत सी चीज़ों को टैकल करने के लिए। और वॉलीबॉल में आगे जाना चाहती हैं? जी ज़रूर। सपोर्ट है फैमिली की? जी जी। चैलेंजेस क्या है?
एक तो जनरल परसेप्शन हो गया, लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल क्या चैलेंजेस हैं? पहले तो ये था कि घर वाले नहीं सपोर्ट करते थे, बिल्कुल इस हक में नहीं थे, कहते थे यूनिवर्सिटी पढ़ने जानी है। जी जी, अभी भी मामा अक्सर यही कहती हैं कि तुमने स्पोर्ट्स में आ गई हो, हालत देखो अपनी, बस कर दो स्पोर्ट्स को, छोड़ क्या दो, कहती हैं सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस। अच्छा, आप तीनों इस पे कमेंट कीजिएगा। ये मामा कहती हैं क्या हालत कर ली अपनी, सिर्फ पढ़ो। पहले समीना आप। जब आपकी फैमिली, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ, वो आपकी जो सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ज़रूरी है कि माँ बाप साथ हो, फैमिली साथ हो, तो आपकी जो सक्सेस है वो उसकी जो खुशी होती है वो डबल होती है। क्या बात है। वैसे आप में से कौन है जो माउंटेनियरिंग करता है या करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया है और मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू बल्तिस्तान से है। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू से है तो फिर मुझे माउंटेनिंग का इसलिए बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाल गौहर नायाब की, हम पत्थर में रहते हैं, इसलिए मुझे माउंटेनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। चूँकि हम 3 बहनें हैं तो अम्मी की तरफ से मुझे परमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि अम्मी कहती है कि मेरे लिए आप लोग बेटा भी हो, तो फिर आप जिस काम में जाना चाहती हैं मैं आपके लिए साथ सपोर्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर एक सवाल भी करना चाहूँगा, ये क्यों कहा जाता है बेटा बन के दिखाओ या बेटा बन गई? बेटा क्या है? बेटी बन के क्यों नहीं आप कर सकती माउंटेनियरिंग? वो एक कंसेप्ट बना हुआ है ना वहाँ पे कि बेटियाँ नहीं जा सकती माउंटेन पे, या आप लोग माउंटेनिंग नहीं कर सकते। इस वजह से मामा कहती है कि लड़के तो जा सकते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए लड़का ही हो, तुम जा सकती हो। आपके मैं लड़की ही हूँ, लड़की के तौर पर ही जाऊंगी। ये कहना है आपने लाजमी, ये मेरी तरफ से मैसेज देना है। लड़का बनना जरूरी नहीं है, लड़का होना जरूरी नहीं है। जेंडर हैज नथिंग टू डू विद दिस थिंग। अल्लाह करे जी आपको परमिशन भी मिले, सपोर्ट भी मिले, आप कर पे जाए। कौन सी चोटी पर जाना चाहेंगी सबसे पहले? K2। That K2। वाह, क्लैपिंग। इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने फर्स्ट ईयर में फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो उस टाइम हाइप थी स्पोर्ट्स की, तो मैंने कहा यार मैं इसीलिए स्पोर्ट्स में जाऊंगी। लेकिन जब मैं जाती थी कोच के पास, या कह लो कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उनके पास, के मैंने भी स्पोर्ट्स में आना है, मैंने भी बैडमिंटन खेलनी है, मैंने भी बैक फोल्ड और फ्रंट फोल्ड लगानी है, वो कहता है यार अपना वेट देखो और अपने शौक देखो। ये जुमला किसने और सुना? आप इस तरफ आए मिस। मेरा नाम असना है और बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, तो दैट इज़ नॉट समथिंग टू टेक एज एन एक्सक्यूज़ के हम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते क्योंकि हम ओबीस हैं। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रिवर्स कर सकते हो। मैं जब मैट्रिक में थी, आई वॉज रियली ओबीस, आई वॉज 95 kgs। तो आपकी बॉडी शेमिंग इतनी होती है, हर जगह पे होती है। आप जॉब लेने जाओ, आप यूनिवर्सिटी में आओ, आप घर में हो, आपकी फुप्पो, नानियाँ, चाचियाँ, दादियाँ, तो सारा गुस्सा निकाले आज। ये तो मोटी है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। आप मीडिया के स्टूडेंट हो, आप फ्रंट में नहीं आ सकते कि यार यू शुड लुक गुड इन एवरीथिंग, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्सक्यूज़ है जो लोग कहते हैं कि यार हम मोटे हैं, पतले। मैंने खुद अपना वेट रिड्यूस किया, और दिस इज़ समथिंग कि मैं खुद भी चाहती हूँ कि जितनी भी ख़वातीन यहाँ बैठी हुई, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, अपना वेट कम ही रखें, क्योंकि ये तो इस्लाम भी हमें बढ़ जाए तो दैट शुड बी नॉट टेक एज एक्सक्यूज़। नहीं, उसको एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए। आप अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो फिर ही आप बाकी चीज़ों में अच्छे रह सको। ठीक है मल्लिका, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वाकई इतना बड़ा मसला होता है कि अगर वजन ज़्यादा है तो आपको कहा जाता है कि नहीं आप नहीं खेल सकते। सो बॉडी शेमिंग स्पोर्ट्स में आप हो या ना हो, इट्स रॉन्ग, आप ना करो। एंड सेकेंडली हमारे लोग फिर भी करते हैं, एंड मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि आई हैव 2 kids, एक 5 साल का है एंड एक 3 साल का है, एंड आई गेन्ड इनकी तरह 95 kgs प्रेगनेंसी में। आपको किसी ने कहा था कि मोटी हो गई हैं? हाँ, मैं वही बताने जा रही हूँ। अच्छा। कि जब उस टाइम पे आफ्टर बेबी मैंने जब खेलना शुरू किया, ऑब्वियसली वेट आपका इतनी जल्दी नहीं गिरता है, तो सब ने मुझे बोलना शुरू किया अभी तो तुमने वेट गेन कर लिया है, खेलना छोड़ दो, अब बस बच्चे संभालो। बट इन द एंड वो हम पे डिपेंड करता है कि लाइक हम उनकी बात सुन के घर बैठ जाएं, या फिर हम लोगों ने सोचा था कि ये तो एक फेज है सिर्फ बच्चा पैदा करने जैसे का। जैसे मलिका, अभी एक बात हुई कि अम्मी ने कहा पढ़ाई पर तवज्जो तो खेल छोड़ो, और बाद में कहेंगे बच्चे संभालो, खेल छोड़ो। नहीं, खेल छोड़ो, सब छोड़ दो, और सिर्फ जो एक रिवायती तौर पे जिम्मेदारियां समझी जाती हैं उसी पर फोकस कराया जाता है। आप लोगों की नहीं सुनो, आप अगर लोगों की सुनना शुरू करोगे तो आप लाइफ खत्म कर दोगे, जीना छोड़ समीना, दोगे। एक कमेंट कीजिएगा, आपने कभी देखा कि किसी का वजन ज्यादा हो लेकिन वो चढ़ रहा हो पहाड़ पे आराम से? ये हमारे सोसाइटी में ज़्यादा है बॉडी शेमिंग। अगेन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप तो इतनी छोटी सी है, आप कैसे क्लाइंब करती है, लाइक आप स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती।
तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन उसमें अगेन जैसे मलिका ने कहा कि आप जब लोगों की बात सुनना शुरू करेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगेन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू जो एक गोल है आपका, जो ड्रीम है आपका, आप उस पर फोकस करें, नो मैटर जो लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जी, ऑल द बेस्ट जी। एक जो कमेंट मैं पहले अपने पैनल से लेना चाहूंगा, क्या ये जरूरी है कि लड़कों की तरह दिखोगे, लड़कों की तरह ड्रेस अप होगे तो जा सकोगे स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो पहले समीना आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपने भी कभी ये फेस किया, कभी ये सुना, कभी ये देखा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं टॉम बॉय दिखूं तब मैं पहाड़ों पे। ठीक है मलिका, आपने कभी ऐसा फेस किया? नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक कि इट्स नेसेसरी कि आप लड़का जैसा दिखो आप कोई स्पोर्ट खेलने के लिए। एंड वन मोर थिंग मैं क्लियर करना चाहूँगी, मेरे ख्याल से ना हमारी अब जैसे फुटबॉल में मुझे पता है कि लड़कियाँ बाल छोटे कराती है, लोगों को लगता है वो टॉम बॉय है, जबकि आपको पता है बाल कितने डैमेज होते हैं, कितना पसीना आता है खेलते हुए, हम उसकी वजह से कटवाते हैं। तो मेरे ख्याल से देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप कौन टॉम बॉय की तरह एक्ट करता है और कौन जिस बाल छोटे कराता है। और अगर करता भी तो इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, या हम उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस। हमारे पास लड़कियां हैं जो बिल्कुल टिपिकल जो लड़कियां होती हैं, थोड़ा सा मेकअप करके फील्ड में उतरने वाली वैसी भी हैं, और बिल्कुल कुछ मेरे जैसे मलंग हैं कि बस ग्राउंड में उतरना है। ठीक है सारिया, आपने कभी ऐसा सुना? हाँ, MMA में तो बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि जब मैंने MMA स्टार्ट किया था मैं तो बहुत स्किनी भी थी और प्रॉब्लम सबको यही होती थी, सब बड़ा हंसते थे, तुम तो बहुत लड़की जैसी दिखती हो, बहुत कमज़ोर हो। अब लड़की हूँ तो लड़की जैसी ही दिखूँगी। तो जैसे ही टाइम गुजरा मुझे खुद था कि मैंने वेट गेन करना है और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की तो वैसे ही मसल्स गेन होने लगता है। तो वो मेरा अपना शौक था, लेकिन तब जब वो हुआ तो सबने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तुम लड़के जैसा दिखने लगी हो, अब तुम स्ट्रांग हो। मतलब अब वो ये नहीं देखते कि चलो मेरी मेहनत है, उन्होंने मेल से जोड़ दिया। बिल्कुल, हालांकि आप उससे ज्यादा जोर का मारती हैं। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ वुमेन बन रही हूँ, मैं कोई लड़का नहीं बनना चाह रही। तो वो एक बड़ा मसला है सबको। स्ट्रॉन्गर वर्जन, क्या बात है, जबरदस्त। आज हैं जी मैं साहब, कुछ कहना चाहती हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जब जहाँ तक मैं देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में या मीडिया जो कवरेज है ना, वो फीमेल्स वाली साइड पे जो स्पोर्ट्स है उनको नहीं दी जाती है। इवन तो मेल्स वाली साइड पे भी उस तरह से नहीं दी जाती जितनी हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दे रहे होते हैं। अगर हम वो हॉकी को दें तो आज हम लोगों को पता हो कि हमारे हॉकी टीम के जो है वो कैप्टन कौन है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है फीमेल्स के लिए जो है वो अकेडमीज भी बहुत कम है। आप अपनी बात करें जरा, आप क्या खेलना चाहती हैं? मुझे तो स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है, लूडो गेम आती है। लूडो आती है? बस लूडो खेलती हैं? अम्मी अबू ये तो नहीं कहते लूडो ना खेलो? नहीं, वो मोबाइल भी होती है। किसे कहते लूडो ना खेलो? यहाँ से एक नई की आवाज आई है, चले जी इनसे पूछते हैं। अम्मी साथ खेलती हैं? हमारी अम्मी स्पेशल हमें कहती होती थी, हमारा मूड नहीं भी होता तो कहती थी नहीं एक गेम, और अगर हार जाती थी तो कहती थी दोबारा होगा। मैं जब तक जीत नहीं जाती थी तब तक हमें खिलाती रहती थी साथ में। और लूडो के अलावा कोई गेम? लूडो के अलावा मैं म्यूजिकल चेयर या बैडमिंटन और इस तरह की सारी चीज़ें, वैसे तो नहीं पार्ट हूँ, लेकिन जब कंपटीशन होते हैं इंटर या इंट्रा में तो उसमें लाजमी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। और चूंकि मेरा फैमिली जो है आर्मी फैमिली से बिलोंग है तो फिर इस वजह से मुझे पैराग्लाइडिंग का आजकल बड़ा शौक है, क्योंकि मेरे भाई ने पिक्चर्स भेजी थी तो मुझे था कि मैं भी ये करूँ। जबरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा, आप में से कोई ऐसी लड़की है जो बाइक पर आती है यूनिवर्सिटी? बताएं जरा, बाइक पे आती है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बाइक पे आती तो नहीं, जस्ट अभी मैं चलाती हूँ, अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन मेरी कमिटमेंट मम्मा से। किसका चलाती हैं फिर? भाई का। और भाई कहता नहीं? नहीं, उन्हीं से ही सीखे और उन्हीं का ही चलाती। अच्छा, तो जब सीख रही हैं या सीख रही होती हैं तो प्रो हो गई हैं आप, आसपास क्या माहौल देखा, किसी ने कमेंट क्या किया, सपोर्ट किया, क्या किया? कमेंट ये है कि पहले तो फॉलो करते थे, हाँ। तो इसी तरह से देखते हैं अजीब तरीके से, बट अब तो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, आप आ जाएगा मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभाना शामीन है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप जब जाती हैं माउंटेन पे तो आप अपनी टीम के साथ जाती हैं, फिर आप अकेली जाती हैं? क्योंकि अगर आप अकेली जाती हैं तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर आप कैसे इन्फॉर्म करती हैं? वेल नॉर्मली जो कमर्शियल एक्सपीडिशंस पे हम जाते हैं, जैसे 8000 पीक्स है या फिर 7000 पीक्स है, वो नॉर्मली हम ग्रुप्स के साथ जाते हैं। लेकिन अभी तक सोलो मैं किसी पीक पे नहीं गई हूँ। जितने भी एक्सपीडिशंस पे मैं गई हूँ वहाँ पे पूरे टीम के साथ में गई हूँ, और वहाँ पे आपके पास सैटेलाइट फ़ोन वगैरह होता है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यू कैन कॉल, और जो रेस्क्यू वगैरह होती है वो हो जाती है। लेकिन ये कि विद द ग्रुप, अभी तक जितने भी एक्सपीडिशन पे मैं गई विद द ग्रुप गई हूँ मैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। कोई और जो सवाल करना चाहता है
आप इस तरफ आए मैम। आप जैसे फुटबॉल की वाइस कैप्टन है, ठीक है, मेरे जो भाई हैं वो माशाल्लाह 9-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उनको जिस तरह क्रिकेट में सिफारिश बहुत ज़्यादा चलती है, अब उनके जब भी ट्रायल्स होते हैं तो उन्हें थैंक यू का वर्ड कह के उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो कभी आपने अपनी जर्नी में थैंक यू का वर्ड सुना है? यार फुटबॉल की जर्नी में सीधा पूछते हैं कि आपने सिफारिश क्या लगाई थी? नहीं, मैं उसी की एग्जांपल देती हूँ। जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम जा रही थी नेपाल सेफ गेम्स के लिए, बांग्लादेश जा रही थी, तब ऐसा हुआ था मेरे साथ कि वो कोई अपनी बंदी डालना चाह रहे थे और एक प्लेयर को स्किप करना चाह रहे थे, और मेरे साथ जो टीम में लड़कियां थी उनका बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और मैं हुंजा वाली मैं सिर्फ खेल के बलबूते वहाँ तक आई थी। तो वहाँ पे जो है कोच ने मेरे लिए स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि मलिका टीम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर स्पोर्ट में मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सिफारिश चलती है, लेकिन उस सिफारिश का आप एक ही तोड़ है कि आप ऐसा परफॉर्म करो कि आपको किसी वजह से भी ना निकाल सको, उनके पास ऑप्शन ना हो। क्योंकि मेरे साथ इर्द गिर्द लड़कियां हैं जो थोड़ा सा डिसहार्ट होती हैं जब, क्योंकि आप देखो लोकल इवेंट्स में भी होता है ना कि अपनी बच्ची को आगे करते हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, लेकिन वहीं बच्ची वहाँ खड़ी रहती है जो मेहनत करती है और जो ऐसा परफॉर्म करती है कि उनको ऑप्शन नज़र नहीं आता उनको निकालने के लिए। तो वही हो सकता है, अपने परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ता है। एक और स्टूडेंट आ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं नेशनल लेवल पे क्रिकेटर रह चुकी हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया पाकिस्तान को। वाओ, माशाल्लाह। थैंक यू। मेरा ये सवाल था, आपने कहा आपके कोच ने स्टैंड लिया था, लेकिन अगर एज छोटे लेवल पे देखा जाए, जिस क्लब से अगर हम खेल रहे हो, तो वहाँ पे कुछ कोचेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे कमा रहे होते हैं, लाइक उनको आगे बढ़ने का नहीं होता। जो मेरा कोच था उसने मुझ पर कुछ एलिगेशंस लगाई जिसकी वजह से मैंने उसका क्लब छोड़ा। तो कुछ कोच ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते और कुछ आपके लिए लेते हैं, लेकिन जब बाद में मैंने क्लब जो चेंज किया था, स्विच किया, वो इतने सपोर्टिव थे कि वो बंदे को आगे से पुश करते थे। मैंने ये भी सुना है कि तुम अगर बाहर इस तरह के लोगों को फेस नहीं कर सकती तो तुम क्रिकेट क्यों खेलने आई हो, तुम्हारे में ये जान नहीं है, तुम इस तरह ना करो, तुम ये वाला बॉलर बन जाओ, तुम इस तरह की बैट्समैन नहीं हो, तुम इस तरह की बैट्समैन बन जाओ। लेकिन कुछ ऐसे कोचेस होते हैं जो आपका हुनर जानते हैं और आपको सही चीज़ पे लगाते हैं। पहले तो क्लैपिंग जी, शी स्पोक अप, उन्होंने शेयर किया अपना ज़ाहिर जो फेस किया उन्होंने। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। 13 इयर्स हो गए मुझे फुटबॉल खेलते हुए और मुझे जो है ना कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, मुझे लगा कि क्विट करना चाहिए, ये वो रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम के साथ आ जाता है। आपने सिर्फ अपने साथ ट्रू रहना होता है। थैंक यू वेरी मच जी। और जो नहीं खेलती आप में से वो क्या करती हैं? हूटिंग करती हैं? कौन है जो सिटी बजाता है? आए जरा इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप क्या करती हैं? आप सीटी बजाती हैं, आप हूटिंग करती हैं, आप क्या करती हैं? सपोर्ट किस तरह करती हैं टीम्स को? तालियां बजा के भी और सीटी बजा के। जरा सीटी सुनते हैं जी। अच्छा दिखाएं, इनसे ऊंची सीटी कौन बजाता है? आ जाए जरा, मिस इधर आ जाए। ये यहां से आई है, अब देखते हैं एक और भी, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। चलो जी, आप इनकी सीटी सुने, फिर देखेंगे कि किसने ऊंची सीटी बजाई। मिस ये चलें, आप करें, मैं माइक रखता हूं। काफी ऊंची सीटी थी। कौन है जो इनको बीट कर सकता है? आ जाए। ठीक है, हाथ थोड़ा आज इंजर्ड है, लेकिन क्या पता लेफ्ट हैंड से बजा लें वो सीटी। बजाएंगे राइट से। चलें जी, वो किस्मत की बातें बचती है। ठीक है, बजी है। क्या बात है, जबरदस्त। और बाकी कोई शेरो शायरी करते हैं, फिर गाने गाते हैं, करते क्या है फिर? बाकी तालियां बजाते हैं। ऊंची सी तालियां बजाएं फिर हमारे पैनलिस्ट के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका भी। अब मैं कमेंट लूंगा अपने पैनलिस्ट से। पहले समीना आप कमेंट दीजिएगा इन बच्चों से आज बात करके, इनको सुन के उनकी आंखों में क्या नजर आया, क्या ख्वाब नजर आया और कितनी आपको उनके अंदर एक एंथुसियाज्म नजर आया कि वाकई वो कुछ करना चाहती हैं और कर लेंगी। पहले समीना आप। मैं ये मानती हूँ एज ए वुमेन कि एक दफ़ा जब एक खातून कुछ ठान लेती है तो वो जब तक अचीव ना करे वो सुकून से नहीं बैठती। मैं हमेशा कहती हूँ कि एवरीवन हैज़ देयर ओन माउंटेन्स टू क्लाइम। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी कमिटेड एंड यू हैव टू बी पैशनेट।
about whatever you want to achieve in life. That's the key. Great. मलिका, आप क्या कहना चाहेंगी? बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो करो do what you love. ठीक है, हमें सोसाइटी के प्रेशर, पेरेंट्स के प्रेशर, किसी के भी प्रेशर से, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, किसी प्रेशर में कोई डिसीजन मत लो, जो अच्छा लगता है थोड़ा सा रिस्क ले लो। जब रिस्क लेते हो तो चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करोगे तो चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सारिया, योर कमेंट? हाँ, मुझे आप सबसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हम सेम एज के भी होंगे, मे भी अपने बैचलर्स के अर्ली स्टेज में हूँ। तो वट एवर चॉइस यू मेक, वट एवर यू डू, अपने दिल से करें और फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन। ट्रस्ट मी, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। सेक्रीफाइसेस करें। अगर आपने कोई ऐसी हार्ड चॉइस भी ली है ज़िंदगी में कि आपको उस टाइम लग रहा है कि या शायद मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन उससे अगर आपका वो ड्रीम और पैशन पूरा हो रहा है, तो इफ़ देयर इज़ नो रिग्रेट, यू वुड बी जस्ट सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो आई अंडरस्टैंड द एज और फेस थोड़ा अजीब सा होता है, यू गेट वेरी स्ट्रेसफुल अबाउट एवरीथिंग, बट बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग यू गाइज डू। एंड स्पेसिफिकली अगर कोई स्पोर्ट में जा रहा है तो प्लीज़ अपने पैशन पूरा करें, और प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहेंगी, लेकिन विद टाइम एवरीथिंग वुड बी ईजी। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बहुत शुक्रिया सारिया, बहुत शुक्रिया समीना, बहुत शुक्रिया मलिका नूर साथ मौजूद हैं। थैंक यू रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म कि हमें डिबेट जनरेट कर पाए हैं। जब बात है स्कोप की एंड बात है चैलेंजेस की खेल के मैदान में लड़कियों के लिए, तो ज़ाहिर है दौर बदल ज़रूर रहा है। ऐसे में बहुत सी लड़कियां बहुत सा नाम बनाती नज़र आ रही हैं, बहुत सा रास्ता आसान करती दूसरी लड़कियों के लिए आ रही हैं। तो यही कोशिश थी हमारी कि आज हम ज़रा जान पाएँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लड़कियों के लिए हैं, और कौन कौन सी लड़कियाँ जो ट्रॉफियाँ समेट के बैठी हुई थी, ये भी हम आज साथ जान पाए हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।